राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। अब आरुषि को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि उसे 6 महीने पहले किसी योजना के तहत ही घर से बाहर भेजा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे उसके अपनों ने ही एक गहरे धोखे में रखा था। और ये कोई आम धोखा नहीं था। ये एक ऐसा धोखा था जिसमें रिश्तों से ही भरोसा उठने लगे। जब से जानवी बुआ ने आरुषि को बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, तब से ही उसका मन बहुत बेचैन था। बार बार यही सोच उसके दिल को चीरती कि जब वो घर में लौटेगी तो वहां एक अजनबी औरत को अपनी माँ की जगह पाएगी और उसे शायद उस औरत को मम्मी कहकर पुकारना होगा। आरुषि के लिए यह बात अकल्पनीय और असहनीय थी। पापा की शादी की खबर सुनकर उसके अंदर विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसे आज भी अच्छी तरह से याद है मम्मी के जाने के बाद पापा कितने टूटे हुए, गुमसुम और शोक में डूबे रहते थे। आरुषि ने कभी उन्हें मम्मी से झगड़ते नहीं देखा था। दोनों के बीच गहरा प्यार था और मम्मी की बीमारी के समय जब ये पता चला कि उन्हें कैंसर है तो आरुषि ने अपने पापा को चुपचाप रोते देखा था। हर दिन हर रात पापा मम्मी की देखभाल में लगे रहते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी थकान नहीं जताई। एक पति और एक सच्चे साथी का जो फर्ज होता है वो पापा ने आखिरी सांस तक निभाया था। ऐसे में कौन सोच सकता था कि पापा मम्मी की बरसी तक का भी इंतजार नहीं करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। ये सोचकर ही आरुषि का मन घबराने लगता कि अब जब पापा की दूसरी शादी एक कठोर और कड़वी सच्चाई बन चुकी थी तो आरुषि को अपने दोनों छोटे भाई बहन की चिंता सताने लगी थी। उसकी छोटी बहन अनवी से कहीं ज्यादा उसे अपने छोटे भाई आरव की चिंता थी, जो अभी महज 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। मम्मी के जाने के बाद वो बहुत चुपचाप और गुमसुम हो गया था। जब मम्मी को कैंसर हुआ था तब आरुषि बीए फाइनल में थी। उसका सपना था कि बीए के बाद बीएड करे और स्कूल टीचर बने, मगर मम्मी की असमय मृत्यु ने जैसे उसके सारे सपनों को बिखेर कर रख दिया था। उसे लगा था कि अब वो ही माँ जैसी जिम्मेदारियां निभाएगी, अपने भाई बहन के लिए और पापा के लिए भी। उसने मन ही मन खुद को उसी के लिए तैयार भी कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब मम्मी की मौत के महज 3-4 महीने बाद ही पापा ने उसे खुद बीएड करने के लिए कहा। तब उसे थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद पापा ये नहीं चाहते कि उसकी पढ़ाई रुके। उस दिन आरुषि ने पापा से कहा था, अगर मैं भी पढ़ाई में लग गई तो फिर घर को कौन देखेगा। पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर की चिंता मत करो बेटा, वो मैं संभाल लूंगा। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम बीएड की पढ़ाई शुरू करो। आरुषि थोड़ी चुप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा अचानक ये क्यों कह रहे हैं। उसने धीरे से कहा भी, यहाँ बीएड में सीट मिलना बहुत मुश्किल है पापा। तब पापा ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ? जानवी बुआ जम्मू में रहती हैं, वहां आसानी से सीट मिल जाती है। मैं उनसे बात करूंगा, वो सब इंतजाम कर देंगी। आरुषि चुपचाप पापा को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के बिना घर कैसे चलेगा, और वो चली भी गई तो भाई बहन को कौन देखेगा। लेकिन पापा जैसे पहले से ही मन बना चुके थे कि उसे भेजना ही है। आरुषि ने बहुत मना किया, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं माने। और उसके लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जानवी बुआ, जो हमेशा हर बात में टोका टाकी करती थी, उन्होंने इस बार एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि वो तो पापा के साथ ही दिखी। अब आरुषि को लगने लगा था कि ये सब पहले से ही तय था। बीएड की पढ़ाई तो बस एक बहाना था उसे घर से दूर भेजने का। आरुषि को अब
ये भी समझ आने लगा था कि शायद माँ की मौत के बाद ही पापा की दूसरी शादी की बात शुरू हो गई थी और जानवी बुआ इसमें सबसे बड़ी मददगार बनी थी। उसे याद है जब माँ गुजरी थी तो जानवी बुआ की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला था, लेकिन जोर जोर से रोने और छाती पीटने का नाटक जरूर किया था। असल में बुआ और माँ की आपस में कभी नहीं बनी, हमेशा एक दूसरे से खटपट ही रही। क्यों, ये तो आरुषि को नहीं पता, लेकिन अब उसे लगता है कि बुआ माँ को कभी पसंद नहीं करती थी। जब से माँ को कैंसर हुआ तभी से बुआ हर बात में यही कहने लगी थी, औरत के बिना घर अधूरा होता है, मर्द को सहारा चाहिए होता है। अब आरुषि समझ चुकी थी ये बातें बस बातें नहीं थी, ये इशारे थे और पापा ने शायद बुआ की इन बातों को चुपचाप मंजूरी दे दी थी। अब सब कुछ साफ था। माँ के जाने के कुछ महीने बाद ही दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आरुषि को दूर भेजना भी उसी तैयारी का हिस्सा था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि जिस घर को वो अपना मानती थी, जहां वो माँ की जगह सबका ख्याल रखना चाहती थी, उसी घर से उसे हटाया गया था। और अब जब वो लौटेगी तो घर में एक नई औरत माँ की जगह बैठी होगी और शायद उसे मम्मी कहना भी पड़े। अब आरुषि समझ चुकी थी कि वो बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए बहुत सोच समझकर बीएड की पढ़ाई के बहाने उसे बहुत प्यार और चालाकी से घर से बाहर भेज दिया गया था। एक दिन जब वह अपने कॉलेज से घर लौटी, यानी अपनी बुआ के घर, तब उसकी बुआ ने उसे बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। ये बात सुनते ही आरुषि को बहुत बड़ा झटका लगा था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके पिता, जो उसकी माँ से इतना प्यार करते थे, वह दूसरी शादी भी कर सकते हैं। जब आरुषि ने अपनी बुआ से इस बारे में सवाल जवाब किया तो बुआ आरुषि से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी और वो बार बार कुछ न कुछ कहकर अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब आरुषि के दिल में उनके लिए कोई भरोसा नहीं बचा था। बुआ की हर बात अब उसे झूठ और बनावटी लगने लगी थी। उसके अंदर धीरे धीरे गुस्सा और नफरत की भावना पनपने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस माँ को खोने के बाद वह टूट गई थी, उसी की जगह किसी और को लाकर पापा और बुआ ने जैसे उसकी ममता की यादों को मिटा दिया हो। फूफा जी ने शायद आरुषि के दिल का दर्द महसूस कर लिया था। वो जानवी बुआ जैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत ही शांत और धीमे से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जो हो चुका है उसे अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। नए रिश्तों से जुड़ना आसान नहीं होता, पर पुराने रिश्तों को तोड़ना उससे भी ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी हमें सच को अपनाना ही पड़ता है। आरुषि बस चुपचाप सुनती रही। कुछ जवाब नहीं था उसके पास, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। अब जब भी वह घर जाने की सोचती, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते, मन डर से भर जाता। कैसा लगेगा जब वो उस औरत को देखेगी जो अब उसकी माँ की जगह पर बैठी है। वो औरत कौन है, कैसी है, कितनी उम्र की है, आरुषि नहीं जानती थी, लेकिन इतना वो जरूर जानती थी कि अब वह औरत उसकी सौतेली माँ बन चुकी है। सौतेली माँ, ये दो शब्द ही आरुषि के दिल को डरा देते थे। उसने बचपन से ऐसी माँओं के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, कुछ सच्ची, कुछ लोगों के मुंह से निकली बातें। उसे खुद की नहीं, सबसे ज्यादा चिंता अनवी और आरव की थी। वो सोचती थी, क्या वो औरत उनका ठीक से ध्यान रखती होगी? क्या उसने उन्हें प्यार दिया होगा, या फिर उन्हें माँ की कमी और ज्यादा महसूस कराई होगी? इन सवालों का कोई भी जवाब आरुषि के पास नहीं था। बस एक हकीकत थी, माँ अब नहीं रही और उनकी जगह किसी और ने ले ली है, चाहे वो पसंद हो या न हो।
आरुषि को अब इस सच्चाई के साथ जीना सीखना होगा। जानवी बुआ बार बार आरुषि से कह रही थी, एक बार घर चलो बेटा, अपनी नई मम्मी से मिल लो। लेकिन अब आरुषि को बुआ की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। बुआ की मीठी बातें भी उसे कड़वी लगती थी, जैसे जहर घोल दिया हो। इस बीच पापा के भी 2-3 बार फोन आए थे, लेकिन आरुषि ने हर बार कह दिया कि मुझे बात नहीं करनी। जानवी बुआ ने जब ज्यादा जोर दिया कि वो पापा से बात करे या घर जाकर सब कुछ देख कर आए, तो आरुषि का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में बुआ से साफ साफ कह दिया, बुआ अगर आपने मुझ पर और दबाव डाला ना, तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी और फिर कभी किसी को नहीं दिखूंगी। फिर मत कहना कि बताया नहीं। आरुषि की ये बात सुनकर बुआ थोड़ा घबरा गई। उस दिन के बाद उन्होंने फिर आरुषि से कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आरुषि को खुद भी पता था कि वो जानवी बुआ के घर हमेशा नहीं रह सकती। बीएड की पढ़ाई बस 5-6 महीने और चलने वाली थी। उसके बाद उसका यहाँ रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? जब भी वो आने वाले दिनों के बारे में सोचती, मन में डर और घबराहट छा जाती। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे जिए। फूफा जी से आरुषि बहुत कम बोलती थी और बुआ से तो उसका 36 का आंकड़ा था। उस घर में अगर कोई था जिससे आरुषि दिल की बात कह लेती थी, तो वो थी रंजना, जानवी बुआ की बेटी। रंजना और आरुषि लगभग एक ही उम्र की थी। रंजना इस समय एमए कर रही थी। रंजना ही एकमात्र इंसान थी जो आरुषि की परेशानी को समझती थी। वो मानती थी कि पापा ने आरुषि को बिना बताए दूसरी शादी करके गलत किया है, लेकिन वो ये भी कहती थी कि देखो बहन, अब जो हो गया वो हो गया। तुम खुद को हर समय दुख में रखोगी तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। जब भी आरुषि अपनी सौतेली माँ को लेकर गुस्सा करती, तो रंजना उसे प्यार से समझाती, तुमने उस औरत को देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, फिर इतनी नफरत क्यों करती हो? अगर किसी ने तुम्हारी माँ की जगह ली है तो उसमें उस औरत का क्या कसूर? कसूर तो उनका है जिन्होंने उसे उस जगह पर बिठाया। ये कहकर रंजना एक तरह से पापा को ही जिम्मेदार ठहराती थी। आरुषि चुपचाप रंजना की बातें सुनती रहती थी। वो जानती थी कि रंजना गलत नहीं कह रही, लेकिन फिर भी उसका मन सौतेली माँ को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। रंजना के समझाने के बाद भी आरुषि ने अपने मन में ये बिठा लिया था कि कसूर किसी का भी हो, पर वो ना तो उस अनजान औरत को अपनी माँ मान सकती थी और ना ही पापा को माफ करने का मन कर रहा था। उसके दिल में दर्द भी था और गुस्सा भी। वो तो अब यहाँ तक सोचने लगी थी कि अब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो जानवी बुआ का घर भी छोड़ देगी, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाएगी। वो चाहती थी कि उसे कोई नौकरी मिले और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कहीं और किसी नई जगह पर अकेले रह लेगी, पर अब उन्हीं रिश्तों के बीच नहीं जाएगी जिन्होंने उसे इतना अकेलापन और तन्हाई दी। पापा ने पहले 2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब आरुषि ने फोन पर बात करने से मना कर दिया तो उन्होंने फिर कभी फोन नहीं किया। जानवी बुआ से उनकी बात होती रहती थी, पर आरुषि से नहीं। हाँ, अनवी और आरव से आरुषि ने 2-3 बार बात की थी, लेकिन जैसे ही अनवी ने नई माँ के बारे में कुछ कहना चाहा, आरुषि ने तुरंत उसे रोक दिया कि मुझसे इस बारे में बात मत करना, बस तुम और आरव अपना ध्यान रखना। इतना कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगती और आंखें भर जाती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना ही घर एक दिन पराया हो जाएगा। कभी वो सोचती थी कि शायद पापा उसे मनाने बुआ के घर आएंगे, उसे समझाएंगे, कुछ कहेंगे, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उस उम्मीद की रोशनी भी फीकी होती चली गई। अब तो उसे लगने लगा था कि उस नई औरत ने पापा को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। ये सोच सोचकर आरुषि का गुस्सा और नफरत और गहरी होती जा रही थी। एक दिन अचानक जानवी बुआ ने नौकरानी से कहकर ड्राइंग रूम के पीछे वाले खाली कमरे की सफाई करवाई। नई कीमती चादर बिछा दी गई,
आरुषि को लगा कि जैसे घर में कोई मेहमान आने वाला है। उसने रंजना से पूछा, कोई आने वाला है क्या? रंजना बोली, हाँ, मम्मी की एक पुरानी सहेली की बेटी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही हैं। वो हमारे घर में ही रुकेंगी। आरुषि ने फिर पूछा, क्या तुमने उसे पहले कहीं देखा है? रंजना बोली, नहीं नहीं, कभी नहीं। आरुषि को अब उस मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही वो जानना चाहती थी कि कौन आ रहा है। फिर भी किसी अजनबी के आने का ख्याल ही उसे बेचैन कर देता था, क्योंकि वो खुद भी इस घर में एक मेहमान जैसी ही थी, जो बस कुछ समय के लिए रुकी थी और उसे पता था कि बहुत जल्द यहाँ से उसे भी जाना होगा, अकेले, कहीं और। कुछ ही देर बाद जानवी बुआ की वो मेहमान घर आई। आरुषि ने जैसे ही उसे देखा, वो एक पल को ठिठक गई। चेहरा ऐसा शांत और सौम्य कि दिल छू जाए। आंखें इतनी गहरी जैसे कोई झील हो, चुप और रहस्यमय। होठों पर एक हल्की सच्ची मुस्कान जो खुद ब खुद अपनी ओर खींच ले। उसे देखकर उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर लगता था कि 30-35 के बीच की होगी। शादीशुदा तो लग रही थी, लेकिन अकेली ही आई थी। जानवी बुआ ने उसे भावना कहकर बुलाया तो नाम जानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जब बुआ ने घर वालों से मिलवाते हुए आरुषि का परिचय भावना से अपनी भतीजी के तौर पर करवाया, तो भावना ने एक मुस्कान भरी नजर से उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर जो दिल के बहुत अंदर तक उतर गई। आरुषि को समझ नहीं आया कि वो नजर अलग क्यों थी। उसमें ऐसा क्या था जो उसे बेचैन कर गया। भावना ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए आरुषि के गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और बोली, तुम बहुत प्यारी लड़की हो। भावना के बोलने की नरमी और उसके हल्के से स्पर्श ने आरुषि को एक पल को जैसे कपा दिया। भीतर तक वो कुछ नहीं बोल पाई, बस नजरें झुका ली। आरुषि के लिए ये भी हैरानी की बात थी कि जानवी बुआ भावना की खूब आवभगत कर रही थी। इतनी स्नेह और सम्मान से पेश आ रही थी जैसे कोई बहुत खास रिश्ता हो। घर एक ही हो तो चाहे कोई कितना भी अकेले रहना चाहे, कभी न कभी सामना हो ही जाता है। आरुषि और भावना के साथ भी यही हुआ। वो कई बार अकेले में आमने सामने हो जाती थी। ऐसा लगता था कि भावना उससे बात करना चाहती थी, पर आरुषि ही हर बार बच निकलती थी, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ। फिर वो तेजी से रास्ता बदल लेती थी। लेकिन एक रात आरुषि को उस समय अचरज हुआ जब भावना सीधे उसके कमरे में आ गई। आरुषि रात में पढ़ने की आदी थी, वह नोट्स देख रही थी। तभी दरवाजा खुला और सामने भावना खड़ी थी। आरुषि चौंक गई। उसके मुंह से निकला, आप? भावना मुस्कुराई और बोली, बाथरूम जाना था, तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी तो सोचा एक बार आकर देख लूं। मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? आरुषि अब भी थोड़ी चुप थी, लेकिन दिल के अंदर हलचल सी मच गई थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आरुषि ने धीमे स्वर में कहा। रात की शांति में पढ़ना तुम्हें अच्छा लगता है। मैं भी कॉलेज के दिनों में अक्सर रात को ही पढ़ा करती थी, लेकिन बहुत देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और अब तो 1 बजने वाला है। मुझे लगता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। भावना की बातों में एक प्यार भरा हक था, जैसे कोई अपना बोल रहा हो। आरुषि ने धीरे से अपनी किताब बंद कर दी। भावना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, मैंने जो कहा वो बुरा तो नहीं लगा ना? आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद किसी ने इस तरह प्यार से कुछ कहा। आपको सुनकर मम्मी की याद आ गई। वो भी मुझे रात को देर तक पढ़ने नहीं देती थी। इतना कहते ही उसकी आंखें भीग गईं। भावना उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर थोड़ी परेशान सी लगने लगी। उन्होंने प्यार से आरुषि के गाल को सहलाया और धीमे स्वर में बोली, जो बीत गया उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ मत दो। अब सो जाओ, सुबह बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। इतना कहकर भावना चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गई। उस रात के बाद जैसे दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई थी।
आरुषि अब भावना को एक अजनबी की तरह नहीं बल्कि किसी अपने की तरह महसूस करने लगी थी। भावना ने अपने व्यवहार और प्यार से धीरे धीरे आरुषि के दिल की दीवारें गिरा दी। अब दोनों के बीच अक्सर खुलकर बातें होने लगी। एक दिन जब आरुषि बातों ही बातों में अपनी सौतेली माँ के लिए गुस्से और नफरत की झलक दिखा रही थी, तो भावना ने बहुत प्यार से पूछा, तुम दूसरों से ही नहीं खुद से भी इतनी नाराज क्यों हो? आरुषि ने चौंक कर पूछा, क्या बुआ ने आपसे मेरे बारे में कुछ बताया है? वो बोली, हाँ बताया है। भावना ने फिर गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तब आरुषि ने पूछा कि क्या क्या बताया है? यही कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और से शादी कर ली है, तुम्हें बताए बिना। आरुषि की आंखों से आंसू भर आए। उसका गला रुंध गया। इतना सब जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज क्यों हूं? उसके लहजे में कड़वाहट थी। भावना ने शांत लहजे में पूछा, ज्यादा गुस्सा पापा से है या सौतेली माँ से? वो बोली, पापा से नाराज हूं, लेकिन सौतेली माँ से तो मुझे नफरत है। नफरत? क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं। फिर नफरत क्यों? नफरत तो उसके लिए होती है जो बुरे हों, जिन्होंने कुछ गलत किया हो। आरुषि बोली, सौतेली माएँ बुरी ही होती हैं, अच्छी नहीं। भावना मुस्कुराई, ओह, मुझे ये बात नहीं पता थी। तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ, शायद वो डरावनी भी होगी। आरुषि ने चुप रहकर नजरें झुका ली। भावना कभी अपने बारे में कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा आरुषि के ही बारे में जानकारी लेती थी। अब भावना का अपने बारे में कम बोलना आरुषि को थोड़ा अजीब लगने लगा था। फिर एक दिन उसने सीधा पूछ ही लिया, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, भावना ने शांत स्वर में जवाब दिया। तो आप अकेली यहाँ क्यों आई हैं? अपने पति को साथ क्यों नहीं लाई? भावना हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि कोई ऐसा काम था जो उनके साथ रहते हुए मैं नहीं कर सकती थी। ऐसा क्या काम? आरुषि ने उत्सुकता से पूछा। तब भावना ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब जब भी आरुषि देर तक पढ़ती तो भावना उसके कमरे में आ जाती और प्यार से किताब उसके हाथ से लेकर रख देती। अब बस बहुत पढ़ लिया, सो जाओ। और आरुषि जैसे एक बच्ची की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। गुड गर्ल कहते हुए भावना ने प्यार से आरुषि के माथे पर हाथ फेरा, फिर लाइट बंद कर धीरे से बाहर चली गई। वो औरत जो न तो आरुषि की माँ थी, न ही कोई रिश्ता था उससे, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में वो उसे इतनी अपनी लगने लगी थी कि बार बार मम्मी की याद आने लगती थी। आरुषि खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। अगले दिन रंजना ने बताया कि भावना दीदी कल सुबह की ट्रेन से लौट रही हैं। आरुषि को जैसे एक झटका सा लगा, दिल बैठने लगा। जब भावना से सामना हुआ तो आरुषि ने फौरन पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कल जा रही हैं? भावना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेहमान हमेशा नहीं रहते, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। आरुषि का चेहरा जैसे उदासी से भर गया। आप जिस काम से आई थी, क्या वो काम हो गया आपका? उसके सवाल में एक अजीब सी मायूसी थी। भावना ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, बता नहीं सकती, कोशिश तो की है, अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आरुषि ने भावना का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। भावना की आंखों में नमी उतर आई, शायद मैं भी नहीं। क्या हम कभी फिर मिलेंगे? आरुषि का स्वर कांप रहा था। भावना ने उसके हाथ को हल्के से दबाया और कहा, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया में संयोगों की कमी भी नहीं होती। उस रात भावना फिर आरुषि के कमरे में आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत गंभीर था। आरुषि ने चुपचाप उसकी ओर देखा। भावना ने पास आकर कहा, कल मैं जा रही हूँ। जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, मानोगी या नहीं ये तुम्हारी मर्जी होगी, पर बात दिल से कह रही हूँ। आरुषि चुप रही, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भावना बोली, आरुषि
हालात से भागना कोई समझदारी नहीं होती। जिसको देखा ही नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, उससे इतनी नफरत क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। प्यार या नफरत करने का हक सबको है, लेकिन जब तक तुम किसी को जानो नहीं, समझो नहीं, तब तक फैसला करना सही नहीं है। तुम्हारे पापा ने जो किया उससे तुम्हारा दिल दुखा, ये मैं समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर ही छोड़ दो। अपनों से नाराज हुआ जा सकता है बेटा, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। आरुषि की आंखें भर आई थीं, उसका गला रुंध गया। भावना ने आगे कहा, बीएड की पढ़ाई पूरी करके तुम्हें अपने घर लौटना ही है, तो उस औरत से जिसे तुम सौतेली माँ कहती हो, एक बार मिलकर देख लेना। अगर वो सच में वैसी निकली जैसी तुम सोचती हो, तो उससे घर से जाने के लिए मजबूर कर देना, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने पापा से लड़ना ही क्यों ना पड़े। आरुषि एक शब्द भी नहीं बोल सकी, पर उस रात उसका मन जैसे कई नई सोचों से भर गया था। जब भावना अपनी बात कह रही थी, तो आरुषि बस उसकी आंखों को देखती रह गई। हर एक शब्द जैसे उसके दिल में उतर रहा था। उसकी बातों में न जाने कैसा अपनापन था, जो आरुषि को कमजोर नहीं, मजबूत बना रहा था। उसका दिल कह रहा था, हाँ, भावना दीदी सही कहती हैं, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? जिसे देखा ही नहीं, उससे इतनी नफरत क्यों? अगली सुबह भावना चली गई, कुछ भी कहे बिना, लेकिन आरुषि की जिंदगी को एक नई दिशा देकर चली गई थी। जिस अंधेरे में आरुषि खुद को खो चुकी थी, भावना वहां एक दिया जला गई थी। परीक्षाएं शुरू होते ही आरुषि ने बुआ से कह दिया था कि वह परीक्षा खत्म होते ही वापस अपने घर जाएगी, और धीरे धीरे उसने अपना सामान समेटना भी शुरू कर दिया। और जैसे ही आखिरी पेपर खत्म हुआ, वो सीधे अपने घर की ओर रवाना हो गई। बुआ खुद उसे बस अड्डे तक छोड़ने आई थी। बस में बैठते वक्त उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी उलझन थी। शायद उन्हें भी एहसास था कि अब आरुषि पहले जैसी नहीं रही। बस के चलते ही आरुषि के मन में सैकड़ों सवालों के गुब्बारे उठने लगे थे। पापा मुझे कैसे देखेंगे? क्या वो मेरी आंखों में आंखें डाल पाएंगे? और वो औरत जिससे मैं कभी नहीं मिली, क्या सच में इस घर की माँ बन चुकी है? उसे पूरा यकीन था कि बुआ ने बस से निकलते ही पापा को फोन कर दिया होगा। घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही आरुषि को सब कुछ अनजाना सा लगा, जैसे वो किसी और के घर आ गई हो। ड्राइंग रूम में उसके पापा बैठे थे, साथ में भाई बहन भी। दोनों भाई बहन भागकर उससे लिपट गए। आरुषि ने उन्हें गले लगाते हुए पापा की तरफ देखा, लेकिन चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सकी। बस इतना ही कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? पापा बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आरुषि का गला भारी हो गया। वो चाह कर भी गुस्सा नहीं रोक सकी। अब तकलीफें नहीं लगती पापा, अब तो आदत सी हो गई है। पापा ने थोड़ा रुककर अपने दोनों छोटे बच्चों से कहा, तुम लोग जाकर दीदी का कमरा साफ करो, मैं तब तक इनसे बात करता हूँ। बच्चे वहां से चले गए। पापा ने धीरे से कहा, मुझे पता है बेटा, तुम मुझसे नाराज हो। आरुषि ने बिना रुके जवाब दिया, पापा, मुझसे बहाना करके मुझे घर से दूर भेज दिया और फिर मेरी मम्मी की जगह एक नई औरत को बिठा दिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना कहूँ? उसके पापा थोड़े सख्त लहजे में बोले, वो औरत नहीं, अब तुम्हारी नई माँ है। आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। नहीं पापा, मैं इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाऊंगी। पापा ने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक बार उससे मिल तो लो, कम से कम शिष्टाचार के नाते ही। वो ऊपर वाले कमरे में है। आरुषि ने मुंह फेर लिया, मैं बहुत थक गई हूँ पापा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर आरुषि अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर देखा, वहां हर चीज वहीं की वहीं थी, कुछ भी बदला नहीं था। छोटे भाई बहन भी वहीं थे। आरुषि ने उनके चेहरे पर गौर किया, लेकिन वहां न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई उदासी। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आरुषि ने पूछा।
बहुत बढ़िया दीदी, बहन ने मुस्कुराकर कहा। और तुम्हारी नई मम्मी? आरुषि ने धीमे स्वर में पूछा। बहुत अच्छी हैं दीदी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप बहुत प्यारी हो। आरुषि चुप रही कुछ पल के लिए, फिर बोली, मैंने उन्हें देखा ही नहीं, कैसे जान लूं कि वो कैसी हैं? और ज़बरदस्ती वह मेरे बारे में अपनी राय कैसे बना सकती हैं? ऐसी मीठी बातों से तुम लोग मान जाओगे, पर मैं नहीं। यह सुनकर दोनों थोड़ी देर चुप हो गए। उनकी आंखें जैसे कह रही थीं कि दीदी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। आरुषि ने बात बदल दी और अपनी बहन से कहा, जरा एक कप चाय बना दो, थोड़ा नाश्ता भी ले आना। कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आरुषि का मन अब भी उलझा हुआ था। वो जानती थी कि एक ही घर में रहकर उस सौतेली माँ से सामना टालना मुश्किल है। आरुषि को बहुत जोरों की भूख लगी थी और सफ़र की थकान भी थी। इसीलिए चाय और नाश्ता करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। सपने में आरुषि ने देखा कि उसकी मम्मी उसके माथे पर हाथ फेर रही हैं। नींद टूट गई, लेकिन आंखें बंद थीं। उसे याद था कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। फिर भी वो उस सपने जैसे एहसास को महसूस कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे कोई सपना नहीं, बल्कि वाकई में कोई उसके माथे पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहा था। चौंककर उसने आंखें खोली और जो चेहरा सामने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो चेहरा भावना का था, वही शांत नरम मुस्कान और वही स्नेह से भरी आंखें। आरुषि ने हैरानी से पूछा, आप? भावना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहराई थी। हाँ, मैं। हैरानी हो रही है ना? होनी भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। जिस रिश्ते के डर से तुम इतने दिन घर नहीं आई, मैं वही हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ। आरुषि सन्न रह गई, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। बस धीरे से बोली, मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? भावना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मुझसे नहीं, लेकिन अपनी माँ की जगह लेने वाली उस औरत से जिसे तुम हमेशा गलत समझती रही, उससे तो तुम नफरत कर ही सकती हो, क्योंकि वो औरत मैं ही हूँ। वो रुकी और फिर बोली, जब तुम बुआ के घर पर थीं, तब मैंने अपनी पहचान छिपा ली, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे जुड़ना चाहती थी, एक माँ की तरह, ना कि किसी सौतेली की तरह। पापा और बुआ ने भी मेरा साथ दिया और मैंने सिर्फ तुम्हें देखा, तुमसे बातें की, तुम्हें समझा और जाना कि तुम कितनी प्यारी और भावुक लड़की हो। आरुषि की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना आपको जाने ही आपसे नफरत की। मैंने आपको समझे बिना ही आपको गलत समझा। गलती मेरी थी और शर्म भी मुझे ही आनी चाहिए। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? भावना ने हल्की सी मुस्कान के साथ आरुषि को पास खींच लिया और बोली, धत पगली, माफ़ी किस बात की? तू तो मेरी बेटी है। थोड़ी नादान थी, पर अब समझदार बन गई है। आरुषि ने सिर भावना की गोद में रख दिया। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो माँ सौतेली है या सगी। प्यार, अपनापन और साथ, यही असली रिश्तों की पहचान होती है। आरुषि ने अपने मन की सारी कड़वाहट बाहर निकाल दी थी। अब जो बचा था वो सिर्फ एक सच्चा रिश्ता था, एक माँ और बेटी का। दोस्तों, माना कि सौतेली माँ बुरी होती हैं, पर हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। अगर आपसी रिश्तों में समझ हो तो हर रिश्ता मिठास से भरा हुआ होता है। फिर वो चाहे सौतेला हो या सगा, हर रिश्ता अपना बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।